गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात कर रहे हैं संघीय व्यवस्था के बारे में। असल में अगर अपन देखें तो संघीय व्यवस्था में चार बातों का होना आवश्यक होता है। नंबर वन, लिखित व कठोर संविधान। नंबर दो, संविधान की सर्वोच्चता। नंबर तीन, संविधान द्वारा केंद्र व राज्यों में शक्ति का विभाजन। और चौथा, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। इस प्रकार की स्थितियां इसके अंदर होती हैं। कुछ देशों के अंदर, कुछ राज्यों के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था है कि वहाँ पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था भी होती है, परंतु भारत में ये व्यवस्था को नहीं अपनाया गया है। यानी कि उपरोक्त चार बातें आपको निश्चित रूप से ध्यान में रख रही हैं कि जो संघीय व्यवस्था है उसमें लिखित व कठोर संविधान होगा, संविधान की सर्वोच्चता होगी, संविधान द्वारा केंद्र व राज्य में शक्तियों का विभाजन होगा और न्यायपालिका की सर्वोच्चता होगी। ये स्थितियां सामान्यतः होती है। कुछ देशों के अंदर हम दोहरी नागरिकता की बात करेंगे, जैसे कि अमेरिका के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो अमेरिका का नागरिक है वो टेक्सास स्टेट का नागरिक भी है, लेकिन भारत में इस प्रकार की स्थिति नहीं है। हम राजस्थान के नागरिक नहीं कहलाते, हम सिर्फ भारत के नागरिक ही कहलाते हैं। इस प्रकार की स्थिति इसके अंतर्गत की गई है। अगर हम देखें तो भारत का जो संघीय ढांचा है वो कनाडा के संघीय ढांचे पर आधारित है। कई बार जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है और छोटे क्वेश्चंस के अंदर ही पूछा जाता है कि भारत का संघीय ढांचा किस पर आधारित है, तो कनाडा के संघीय ढांचे पर आधारित है। संविधान के भाग 11 में केंद्र व राज्य के विधायन व प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है, जिसमें अध्याय 1 में विधायन व अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि ये संघ शासित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। भारत के अंदर जो संघ शासित क्षेत्र हैं उसके ऊपर ये लागू नहीं होता है। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई हैं। अगर हम देखें, सामान्यतः से बात करने की कोशिश करें, क्योंकि हमको एक संघीय व्यवस्था के अंदर ये देखना है कि संविधान के द्वारा केंद्र व राज्यों में शक्तियों का विभाजन जो है वो अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो इसके अंतर्गत ये आएगी कि संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं। जैसा कि 1935 के अधिनियम जो था, भारत सरकार अधिनियम 1935, उसके अंदर थी। पहली है केंद्र सूची। इसके अंदर 99 विषय हैं, जिनमें देश की सुरक्षा, विदेश संबंध, सिक्का, मुद्रा, संचार, डाक तार, आयात निर्यात, यूएनओ, अंतरिक्ष, अणुशक्ति, रेल, हवाई, जलमार्ग, नागरिकता, इलेक्शन कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई, ये तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम विषय जो हैं वो सारे के सारे केंद्र सूची के अंदर हैं। ये मैं आपको बता दूं, कुछ किताबों के अंदर 99 विषय नहीं दिए हुए, लेकिन आप अगर हम देखेंगे तो हमको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि ये जो 99 विषयों की मैं बात कर रहा हूँ यही है, 97 नहीं है। ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखें। दूसरा है राज्य सूची। इसमें भी 61 विषय हैं, ये ध्यान रखने का। कई किताबों में 66, 67 ऐसे अलग अलग दिए हुए हैं, लेकिन इसमें भी 61 विषय हैं। इसके अंदर शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालय, कृषि, सिंचाई, सहकारिता, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मनोरंजन, तीर्थ यात्रा, ये मतलब इस तरह की सारे के सारे विषय जो हैं वो राज्य सूची के अंदर हैं। और संवर्ती सूची के अंदर 52 विषय हैं, और इन 52 विषयों में जैसे दीवानी फौजदारी कानून व इनकी प्रक्रिया, सामाजिक व आर्थिक नियोजन, विवाह, तलाक, शक्ति, विद्युत, पर्यावरण, संपत्ति का लेन देन, रेडियो, टीवी, विज्ञापन, ये आदि सारी चीज़ें संवर्ती सूची में हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सामान्यतः जो स्थिति है वो ये कि केंद्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्रदान किया गया है, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को प्रदान किया गया है, और संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र तथा राज्य दोनों को प्रदान किया गया है। लेकिन अगर केंद्र तथा राज्य के किसी कानून में किसी प्रकार का कोई टकराव उपस्थित होता है, विरोध उपस्थित होता है, तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा। ये स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा। यहाँ एक नोट करने वाली बात है कि इनमें से एक निवारक निरोध ऐसा विषय है जो कि संघ सूची में भी है, वह संवर्ती सूची में है। लेकिन अंतर यह कि संघ सूची सारे देश को कवर करती है और वहाँ मुख्य रूप से भारत की सुरक्षा आधार है, वहीं संवर्ती सूची है किसी राज्य की सुरक्षा को लेकर कवर करती है, और इसी रूप में लोक शांति व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का आधार इसके अंतर्गत बनाया गया है। इस प्रकार की स्थिति इसके अंदर की गई है। अब मैं यहाँ पर कई बार एक चीज़ प्रश्न उपस्थित होता है कि भारत का संघीय ढांचा किस ओर झुका हुआ है, केंद्र की तरफ या राज्यों की तरफ।
तो यहाँ पर दो प्रकार के दृष्टिकोणों को मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा। अगर हम सामान्यतया कानूनी आधार पर पूरी तरह से देखने की कोशिश करते हैं तो प्रारंभिक स्तर के ऊपर भारत का संघीय ढांचा हमें केंद्र की ओर ही झुका हुआ दिखाई देता है। अब झुका हुआ दिखाई देने के लिए जैसे मैंने भी आपसे कहा कि जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा विषय हैं, वो ज़्यादातर केंद्र सूची में और उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को प्रदान किया गया। वहीं कम महत्वपूर्ण विषय और थोड़े से कम है वो राज्य सूची में दिए गए। अच्छा, जो कॉमन विषय हैं उन पे दोनों का अधिकार दिया जरूर गया है, लेकिन जो संवर्ती सूची में, लेकिन इसमें भी केंद्र का कानून और राज्य के कानून में कोई टकराव की स्थिति के अंदर केंद्र का कानून ही मान्य होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये स्पष्ट है कि केंद्र यहाँ पर स्पष्ट रूप से ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई देता है और है भी। और अगर केंद्र राज्यों के संबंधों में अगर विधायन संबंधों को देखेंगे तो हमें स्पष्ट रूप से ये नज़र आ जाएगा कि वास्तविक रूप से केंद्रीय लेवल के ऊपर हम देखें संघीय व्यवस्था केंद्र के पक्ष में ही झुकी हुई है। कि अगर इसको देखें कि वो इस आधार के ऊपर है कि कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो कि केंद्र को सैद्धांतिक आधार पर एक तरह से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली स्थिति के अंदर ला देते हैं। जैसे नंबर 1 है आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 क्या है कि यदि अगर राज्य सूची के किसी विषय पर ये स्थिति है कि अगर राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर कानून बनने का अधिकार केंद्र को प्राप्त हो जाता है। ये अधिकार एक बारी में 1 वर्ष के लिए मिलता है। कहने का मतलब ये है कि केंद्र सूची पर केंद्र का दबदबा था, संवर्ती सूची पर दबदबा था, और अगर वो चाहे तो राज्य सूची पर भी वो कानून बनाने की स्थिति के अंदर होती है, जो आर्टिकल 249 के अंदर। अच्छा, अनुच्छेद 250 इसमें प्रावधान है यदि आपातकाल चल रहा है तो संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, लेकिन आपातकाल के समाप्त होते ही 6 महीने के आगे ऐसा कानून नहीं चल सकता। यानी आपातकाल में तो पूरी तरह से स्थितियां इस रूप के अंदर स्थापित हो जाती हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 251। इसमें कहा गया है कि यदि केंद्र व राज्यों के कानून में परस्पर टकराव है तो केंद्र का कानून ही चलेगा, लेकिन राज्य का कानून उस सीमा तक ही निष्प्रभावी रहेगा जहां तक कि केंद्र का कानून से टकराव है, और जब भी केंद्र कानून हटेगा वह पुनः सक्रिय हो जाएगा। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अगर अपन देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर पूरी तरह से केंद्रीय के पक्ष के अंदर ही सारी स्थितियाँ नज़र आती हैं, और उसी के आधार के ऊपर एक प्रकार की स्थितियाँ इस रूप के अंदर हैं कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ स्थितियाँ केंद्र के पक्ष के अंदर ही है। इसके बाद अनुच्छेद 252, इसके अनुसार क्या, यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल अपने बहुमत से केंद्र को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए कहें तो केंद्र ऐसा कर सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी कानून या व्यवस्था नहीं है कि जिसके अंदर राज्य केंद्रीय सूची के कानून पर कानून बनाने की स्थिति में होए। इस प्रकार की स्थिति इसके अंदर है। अनुच्छेद 253 इसमें कहा गया कि यदि केंद्र व राज्य के द्वारा किसी विदेशी राज्य से कोई संधि या समझौता किया जाता है तो उसके लिए कोई कानून बनाना जरूरी है, तो केंद्र ऐसा कर सकता है और उससे किसी भी राज्य में लागू भी कर सकता है, चाहे वह विषय राज्य सूची में ही क्यों न हो। तो कितना महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रकार की स्थिति के अंदर केंद्र अपने आप के अंदर इतना ज़्यादा शक्तिशाली स्थिति के अंदर पहुंच जाता है। फिर अनुच्छेद 352, 356, 360 के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पर केंद्र कितना ज़्यादा शक्तिशाली स्थिति के अंदर हो जाता है। ये स्थिति आपको पहले से पता हैगा। और एक और है अनुच्छेद 365। इसमें क्या प्रावधान है कि यदि केंद्र के किसी कार्यकारी आदेश को कोई राज्य मानने से मना करे अथवा केंद्र के किसी प्रतिनिधि मंडल से कोई राज्य मिलने से मना कर दे तो राष्ट्रपति को ये समझने में देरी नहीं होगी कि उस राज्य में संविधान के अनुसार शासन चलने की स्थिति नहीं है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि एक तरह से जहां पर 356 के अंदर तो राज्यपाल की रिपोर्ट की आवश्यकता थी, वहाँ 365 के अंदर तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है। इस तरह से अगर हम सब चीज़ों को देखने की कोशिश करें तो इन विधायन के संबंधों के अंदर केंद्र पूरी तरह से शक्तिशाली नज़र आता हैगा और यहाँ पर संघीय ढांचा केंद्र के पक्ष के अंदर ही झुका हुआ नज़र आता है। इस प्रकार की स्थितियाँ हैं, ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा। आज यहाँ तक अपन ये बात कर रहेंगे, बाकी बात अपन कल करेंगे। थैंक यू सो मच।